जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को हम 6 बजे यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो है प्रैक्टिस सेट पे डिस्कस करते हैं और आज का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दिए हैं। जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों केवल जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चनों को तथा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चनों को दूसरे वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और दोस्तों, यह आपका प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का है और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ आपका सूची फर्स्ट दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपका सूची सेकंड दिया हुआ है। तो पहला ए ऑप्शन कह रहा है इल्तुतमिश का संबंध किससे है। तो इल्तुतमिश ने जामा मस्जिद और बदायूं का निर्माण करवाया था। तो ए का तीसरे से। फिर है सिकंदर लोधी के द्वारा जो है आगरा सिटी की स्थापना की गई थी। तो बी का चौथे से हो जाएगा। और है अकबर जो है फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की थी। तो सी का दूसरे से। और है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक जौनपुर सिटी की जो है स्थापना की थी। तो ये इस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। इल्तुतमिश जामा मस्जिद बदायूं, सिकंदर लोधी आगरा सिटी, अकबर फतेहपुर सीकरी और फिरोज शाह तुगलक जौनपुर सिटी की स्थापना की है। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, जिसमें ए को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहला है रणथंभौर। तो रणथंभौर का जो है संबंध हामिर देव से है। तो पहले का तीसरे से हो जाएगा। फिर है चित्तौड़। तो चित्तौड़ का संबंध राणा रतन सिंह से है। तो बी का चौथे से। फिर है देवगिरी का संबंध जो है राय रामचंद्र से है। तो सी का दूसरे से। फिर है गुजरात। तो गुजरात का जो है संबंध कर्णदेव से है। तो डी का पहले से। तो आपने देखा दोस्तों, ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का दूसरे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिसमें पहले को तीसरे से, बी को चौथे से, सी को दूसरे से और डी को पहले से मिलान कराया है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पर अवस्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में जो है यह अवस्थित है यानी स्थित है। और बात करें दोस्तों पुंड्रवर्धन की जो है तो यह जो है गुप्तकालीन एक प्रकार का अभिलेख है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन कह रहा है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो जो गौतम बुद्ध थे वो कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन के राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो भारत में हड़प्पा का जो बृहद स्थल है वह कहाँ पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी में जो है हड़प्पा का बृहद स्थल है।
और दोस्तों बात करें दोस्तों राखी गढ़ी की खोज किसके द्वारा की गई है, तो राखी गढ़ी की खोज सूरज भान द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि राखी गढ़ी की खोज जो है किसके द्वारा की गई है, तो सूरज भान के द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है नेशनल फ्लामिंग कमेटी का गठन किया गया है, तो नेशनल फ्लामिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में इसकी स्थापना की थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। नेशनल फ्लामिंग कमेटी का गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है गांधी जी को कहा था कि वह प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की, तो यही आपके गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ये आपका 2021 पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है पूछा था क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पत्रकार H.W. वेनिस जुड़े थे, तो जो ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स थे वो किससे संबंधित हैं, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। तो याद रखिएगा दोस्तों। और बात करें दोस्तों स्वदेशी आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत 1905 ईस्वी में की गई थी बंगाल विभाजन के समय। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि 9 नंबर का है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्व में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी विवियन डिरोजियो जो है 19वीं सदी के पूर्व में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणादायक थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था, तो इनमें से कौन से नेता जो है उग्रवादी नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WC बनर्जी जो है उग्रवादी नेता नहीं थे। और आपके बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और इनके साथ जो है लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों जो है उग्रवादी नेता कहलाते हैं और इन्हीं को जो है गरम दल के नेता भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। WC बनर्जी जो है उग्रवादी नेता नहीं थे। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डोवर जल संधि जोड़ती है, तो डोवर जल संधि किसको जोड़ती है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए, तो इनको आपको सम्मिलित करना है। पहला है अंध महाद्वीप, तो अंध महाद्वीप जो है का संबंध अफ्रीका से है, यानी कि अंध महाद्वीप अफ्रीका में पाया जाता है। तो यहाँ से पहले का तीसरे से। फिर है विश्व की छत, तो विश्व की छत किसे कहा जाता है, तो विश्व की छत जो है पामीर के पठार को कहा जाता है, तो बी का चौथे से। फिर है हजारों झीलों का देश, तो हजारों झीलों का देश किसे कहते हैं, तो हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं, तो सी का पहले से। और है डी मोतियों का शहर, तो मोतियों का शहर बहरीन को कहा जाता है, तो डी का दूसरे से। तो दोस्तों आपने देखा कि ए का तीसरे से, बी का चौथे से, सी का पहले से और डी का दूसरे से मिलान हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जिसमें पहले को तीसरे से
बी को चौथे से, सी को पहले से, डी को दूसरे से मिलान कराया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीरकुंडा बांध किस नदी पर बना है? तो जो हीरकुंडा बांध है वह कौन सी नदी पर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा हीरकुंडा बांध जो है आपके महानदी पर बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों हीरकुंडा बांध की, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कार्य 1948 से 1953 में तक हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, कब से कब तक? 1948 में इसको बनाने की शुरुआत की गई थी और जो है जो 1953 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, जो कि राइट है। अरावली मरुस्थल जो है पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही बताया है। दूसरा कह रहा है बी ऑप्शन, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ये आपका गलत बताया है। अरावली से जो है राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये आपका गलत दिया हुआ है। राजस्थान में वर्षा का वितरण अरावली जो है श्रेणी से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन कह रहा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है, तो ये आपका राइट है। तो आपने देखा ऑप्शन ए और डी आपके राइट हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे जिसमें ए और डी को राइट बताया हो, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें ए और डी को सही बताया है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है। तो इनमें से आपको बताना है कि भारत में जो है सबसे कम कौन से जो है राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। यौन का मतलब वही है लिंगानुपात से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमन एवं दीप में जो है सबसे कम लिंगानुपात है। अगर बात करें दोस्तों इसकी आंकड़ों की, तो 1000 अनुपाते 618 के अनुपात में दमन एवं दीप में लिंगानुपात है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना यानी कि बढ़ावा देने का काम करती हैं। वैश्वीकरण की नीति, ये भी आपका सही है। उदारीकरण की नीति, ये भी आपका सही है। निजीकरण की नीति, ये भी सही है। तो अर्थात उपर्युक्त सभी इस प्रश्न का आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि 1911 में ही उदारीकरण, सार्वभौमिकरण, नीतिकरण की नीति का सूत्रपात जो है किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, कब इसका सूत्रपात किया गया था? तो 1911 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में ई नाम लागू किया गया था। तो यानी कि ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार कब लागू किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 2016 में जो है ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू किया गया था, और इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत कृषि मंत्रालय द्वारा की गई थी। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ आपका दिया हुआ है फसल के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बीमारी दिया है। तो आपको बताना है कौन सी फसल में कौन सी बीमारी होती है। तो पहला कह रहा है गन्ना, तो गन्ने में जो है रेड राट जो है बीमारी होती है, तो ए का दूसरे से मिलान हो जाएगा। फिर है धान, तो धान में दोस्तों खैरा रोग होता है, तो बी का तीसरे से मिलान हो जाएगा। सी कह रहा है अरहर, तो अरहर में जो है उकठा जो है रोग होता है, तो सी का चौथे से। और आलू की बात करें तो आलू में जो है झुलसा रोग होता है, तो डी का पहले से। तो आपने देखा दोस्तों
ए का दूसरे से, बी का तीसरे से, सी का चौथे से और डी का पहले से मिलान हो जाएगा। तो कोड के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋणी जो है मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति की अगर बात करें दोस्तों, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में सर्वाधिक लाभ ऋणी को प्राप्त होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति की अवस्था में लौटाए गए धन का मूल्य ऋणी द्वारा लिए गए धन के मूल्य से कम होता है, इसलिए जो है इसमें ऋणी का लाभ होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि कर सुधारों का उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कुल कर स्वराज्य में अप्रत्यक्ष करों के हिस्सों में वृद्धि करने के उपाय को सुझाना, यही आपका कर सुधारों के उद्देश्य नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो आपको बताना है स्थानीय शासन के विषय में कौन सा जो है ऑप्शन सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही आपका सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, यही आपका गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 22 नंबर का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष चयनित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद अपने 2 सदस्यों को चुनती है, पहला अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष को जो है चयनित करती है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, 93 अनुच्छेद के तहत। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है। तो इनमें से आपको बताना है संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केसी हियर जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के विशेषज्ञ हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान मान्यता देता है। तो भारतीय संविधान किसकी मान्यता देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है भारतीय संविधान मान्यता देता है। और अगर बात करें दोस्तों, इसका उल्लेख संविधान के 29 और 30 अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो है प्रावधान अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यही आपके भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही आपका राइट दिया हुआ है। यही आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त कर रहा है। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म जो है सही मिलान नहीं है। तो विटामिन ए रतौंधी ये आपका सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा ये आपका सही दिया हुआ है। विटामिन डी वर्णांधता ये ही आपका गलत दिया हुआ है। विटामिन डी से जो है दोस्तों वर्णांधता नहीं होती है, जबकि विटामिन डी से सूखा रोग होता है, जिसे रिकेट्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यही आपका विटामिन डी गलत दिया हुआ था।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एनोस्मिया क्या है? तो एनोस्मिया कहते हैं, किसको कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। घ्राण संवेदना की कमी को जो है एनोमिया कहते हैं। यह एक चिकित्सीय विज्ञान से संबंधित शब्द है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। यह चिकित्सा विज्ञान से संबंधित एक प्रकार का शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है। तो राइट आंसर हो जाएगा पीतल एवं कांसा जो है तांबे के मिश्रण धातु का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? अगर कोई जहाज जो है नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो जहाज ऊपर उठेगा। ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। जहाज जो है ऊपर उठेगा। ऐसा इसलिए होता है कि नदी के जल की अपेक्षा समुद्र का जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए जो है नाव ऊपर उठने लगेगी। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हवाओं की ऊर्जा होती है तो हवाओं में कौन सी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। अगर गतिज ऊर्जा के फार्मूले की बात करें तो K = ½ mv² इसका फार्मूला होता है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है। तो K = ½ mv² इसका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों आपके 3-4 क्वेश्चन मैथ के स्टार्ट हैं, तो जिनको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। आइए अब हिंदी के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, और जो कि हिंदी का क्वेश्चन है। कह रहा है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो इनमें से आपको बताना है कौन सी पत्रिका के संपादक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। और दोस्तों बात करें सरस्वती पत्रिका की, तो ये आपका 1903 से जो है 1920 तक प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 1903 से 1920 तक जो है ये जो है इसका संपादन लगातार हुआ है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ये दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनदेखी वस्तु भाना। यही आपका दूर के ढोल सुहावने लगना मुहावरे का सही अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इनमें से चारों में से आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा योगिनी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों अदर ऑप्शनों की, मालिक, कहार, पाठक, ये सारे के सारे आपके पुल्लिंग शब्द हैं, जबकि योगिनी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 39 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो वाक्य में जो है किस प्रकार की त्रुटि है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाक्य में कारक संबंधी जो है त्रुटि है। और अगर बात करें दोस्तों इस वाक्य की कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, तो इसका शुद्ध रूप होगा हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, यही आपका शुद्ध रूप होगा। और इसमें कारक संबंधी जो है त्रुटि दी हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है नरसैंगिक का विलोम है। तो इनमें से बताना है कि नरसैंगिक का विलोम शब्द कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम जो है नरसैंगिक का जो है विलोम है। और बात करें दोस्तों
प्राकृतिक की, तो प्राकृतिक जो है नरसैंगिक का क्या समानार्थी शब्द है, तो ये भी याद रखिएगा, नरसैंगिकी का समानार्थी शब्द प्राकृतिक है, जबकि इसका विलोम शब्द कृत्रिम है। तो याद रखिएगा दोनों फैक्ट जो कि एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है? तो इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जिन्होंने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा जो है प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्णम मल्लेश्वरी राइट हो जाएगा। और अगर बात करें दोस्तों इनको किस लिए मिला है, तो इनको जो है भारोत्तोलन में जो है कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो अलाई दरवाज़ा जो है कौन सी विश्व विरासत स्थल में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार में स्थित है अलाई दरवाज़ा। और अगर बात करें दोस्तों इस अलाई दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगर बात करें दोस्तों डांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो ये जो है इस अभ्यारण्य में को जो है पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि पक्षियों प्रेमियों का स्वर्ग किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य को जो है पक्षी प्रेमियों का स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग 200 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपको मिलान करवाना है। तो एक तरफ फर्स्ट है एक तरफ सेकंड है, इनको आपको मिलान कराना है। तो पहला कह रहा है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो बात करें दोस्तों ये आपका हापुड़ में स्थित है। तो ए का जो है दूसरे से मिलान हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ए आएगा आपका, ये हापुड़ में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो ये आपका बी हो जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका प्रयागराज में स्थित है। तो यहाँ से आपका सी हो जाएगा प्रयागराज। और दोस्तों हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी आपका प्रयागराज में स्थित है। तो डी का चौथे से। तो आपने देखा दोस्तों ए का जो है मिलान दूसरे से और बी का मिलान जो है आपका तीसरे से, सी का मिलान पहले से और डी का मिलान चौथे से हो जाएगा। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा होगा। तो कूट के माध्यम से दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो आपको यहाँ से बताना है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम की जो है सीमा भूमध्य सागर पर स्थित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेल्जियम। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की अध्यक्षता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो आपको बताना है कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु
कितनी निर्धारित की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष लोकसभा के सदस्यों की जो है न्यूनतम आयु जो है घोषित की गई है या निर्धारित की गई है, और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 में मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि 58 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से आपके दोस्तों करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, जो कि 59 नंबर का है, मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक योजना शुरू की है? तो आपको बताना है किस राज्य ने जो है कैदियों के लिए जीवहाला नामक योजना शुरू की है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने जो है जीवहाला नामक योजना शुरू की है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निर्देशक मंडल में शामिल किया गया है? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कृष्ण को जो है शामिल किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तेलंगाना। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने चैप तकनीक के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने चैप तकनीक के विकास के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश में हाल ही में परमाणु समझ अंतर महाद्वीपीय बैलिस्ट मिसाइल सरमत का परीक्षण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस में जो है बैलिस्ट मिसाइल सरमत का जो है परीक्षण किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस की अगर बात करें तो ये आपका 16 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों डेंगू को जो है हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बार एसएससी के द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डेंगू को किस नाम से जाना जाता है। तो हड्डी तोड़ बुखार के नाम से डेंगू को जाना जाता है, और जो है डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो आपको बताना है त्रिपुरा के जो है नए मुख्यमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मणिक साहा जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मणिक साहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 जो है आपका मुंबई में जो है आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष निधि छिब्बर को जो है नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मई 2022 में किसी फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
तो फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम बताना है। तो इनमें से चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ बर्न को जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एलिजाबेथ बर्न जो है फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। यह किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगलुरु में जो है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, विश्व आर्द्रता भूमि दिवस मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्रता भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 2 फरवरी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।